So students, I will continue the chapter force, and in this part, this is the part 3 of chapter force of 9th class. So in this part we will understand about the third law of motion. ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ईजीएस्ट मोशन मतलब समझ में आ जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है. ठीक है, बहुत आसान भी है. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट्स बेसिकली डिपेंड ऑन एक्शन एंड रिएक्शन. मतलब अगर कोई पर्सन आपको एक चांटा मारता है तो आप भी उस पर एक चांटा मारते हो, है ना. एक्शन हुआ तो आपने रिएक्शन किया. जैसे बॉल को अगर हमने फेंका, वो दीवार में टकराई और वापस आ गई, तो आपने एक्शन किया और बदले में रिएक्शन हो गया. ठीक है, तो ये एक्शन एंड रिएक्शन होता है. अब यही इसी चीज़ को हमें समझना है. ठीक है, अब एक्शन एंड रिएक्शन क्या है? व्हेन टू फोर्स एक्टिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन. ये सेम मैं आपको समझा चुकी हूँ. ठीक है, एक बॉल है, बॉल को आपने स्ट्राइक किया, सपोज करो आपने यहाँ से क्या करा, स्ट्राइक किया, फेंका उसको किसकी तरफ, दीवार की तरफ. तो आपने तो एक्शन किया है. रिएक्शन कैसे होगा? जब ये बॉल इस वॉल से टकराएगी तो ये उतने ही फोर्स से, जितना फोर्स आप लगाओगे इस बॉल पर, जितने फोर्स से आप इस बॉल को फेंकोगे, वो उतना ही रिएक्ट करके उतना ही तेज़ी से बैक हो जाएगी. तो याद रखिए, जितना एक्शन किया है वो उतना ही क्या करेगा, बाउंस करेगा, बाउंस बैक करेगा उतने ही फोर्स के साथ. तो याद रखिए, एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जितने फोर्स के साथ आप एक्शन कर रहे हो उतने ही फोर्स के साथ आपको क्या होगा, रिएक्शन मिलेगा. ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इसकी स्टेटमेंट क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. दीज फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. क्लियर है कि ये समझ में आया कि जो ये फोर्स होते हैं वो हमेशा इक्वल तो होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में वो वर्क करते हैं. ठीक है, यानी कि ये भी कह सकते हैं एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है. और याद रखिए, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, दो ऑब्जेक्ट की. यहाँ पर क्या थे? देखो, यहाँ पर बॉल एक पहला ऑब्जेक्ट था, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? ये वॉल या फिर ग्राउंड. दो ऑब्जेक्ट हैं. जितने ऑब्जेक्ट पर बॉल पर जितना फोर्स लगा था, ठीक है, उतना ही फोर्स क्या करेगी, इस बॉल ने किस पे लगाया, इस ग्राउंड पे लगाया या वॉल पर लगाया. इसीलिए उस वॉल ने भी ऑपोजिट फोर्स लगाया, किस पर, बॉल पर, ताकि वो उतनी ही फोर्स से वापस चली जाए. तो एक्शन एंड रिएक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी होता है, तभी वो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्ट करती है. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब इसमें क्या होता है बेटा, कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं हम. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट आर सेम बट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन देम मे और मे नॉट बी सेम बिकॉज ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिफरेंट इन मासेस. ये बोल रहे हैं, ये पॉइंट बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है वो सेम हो सकता है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट हो सकता है. कैसे? क्योंकि क्या पता ऑब्जेक्ट का मास अलग हो, और ऑब्जेक्ट का अगर मास अलग होगा तो उसके ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में भी डिफरेंस आ जाएगा. अभी हमने रिलेशन समझा था कि मास अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, तो अगर मास में डिफरेंस है तो उसके एक्सेलरेशन में भी डिफरेंस आ जाएगा. तो ये पॉइंट ये कहता है. अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल. इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत ही मज़ेदार है, और ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन रिलेशन आपको यहाँ पर दूसरा आपको देखने को मिलेगा. जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर गन बना रखी है. ठीक है, गन के अंदर क्या होती है, बुलेट होती है. अब आपने देखा होगा कि बुलेट को फायर करने से पहले हम यहाँ पर रिकॉइलिंग करते हैं, यहाँ पर रिकॉइलिंग करते हैं. ठीक है, रिकॉइलिंग का मतलब क्या होता है? ये रिकॉइल जो हम कर रहे हैं ना, दैट इज़ वॉट, दैट इज़ ये फोर्स अप्लाई करेगा किस पर, इस बुलेट पर. ये जो रिकॉइलिंग है ये फोर्स अप्लाई करेगा इस बुलेट पर. अब जैसे ही ट्रिगर ऑन होता है तो जो बुलेट होती है वो क्या हो जाती है, फायर हो जाती है. इस पर फोर्स लगता है, जब बुलेट पर फोर्स लगेगा तो ये फायर हो जाएगी. तो ये एक एक्शन है. अब बदले में एक्शन क्या हुआ? बदले में एक्शन इस गन पर हुआ, इस गन पर रिएक्शन हुआ. क्या, कैसे हुआ? कि जब भी अगर कोई भी आपने नोटिस किया हो, कभी मूवीज़ में देखा हो कि जब हम गन फायरिंग करते हैं तो हमारा हाथ पीछे की तरफ जाता है. ठीक है, धक्का लगता है हमारे कंधे को. क्यों लगता है? क्योंकि जिस फोर्स से बुलेट फायर हो रही होती है उतना ही रिएक्शन उस बुलेट पर भी होता है, सॉरी उस पिस्टल पर भी होता है, उस गन पर भी होता है. और गन हमारे हाथों में होती है, जिसकी वजह से वो जो रिएक्शन होता है वो हमारे हाथों पर होता है. क्लियर हो गई? याद रहेगा आपको, जब भी कोई बुलेट फायर होती है तो वो हमारे हाथ को पीछे की तरफ धकेलती है. क्यों धकेलती है? क्योंकि वो रिएक्शन होता है. ठीक है, एक्शन क्या हुआ, गन का, वो बुलेट का फायरिंग. जैसे ही बुलेट फायर होगी तो वो फोर्स लगेगा, फोर्स काफ़ी बहुत तेज़ी से एक्सेलरेशन के साथ वो आगे जाएगी, लेकिन उसका जो ऑपोजिट रिएक्शन होगा वो हमारे कंधे पर, शोल्डर पर पड़ेगा या हमारे हाथों पर पड़ेगा, जिसके कारण हमारे हाथ पीछे की तरफ चले जाते हैं, बैकवर्ड मूव करते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा ये स्विमिंग का. अब हम स्विमिंग, आपने देखा होगा स्विमिंग करते हैं तो हमारे हाथ हम कभी भी स्टेबल नहीं रखते हैं. हम अपने हाथों को, पैरों को चलाते रहते हैं. क्यों चलाते रहते हैं? क्योंकि देखो, हम अपने हाथों को कैसे करते हैं, ऐसे आगे की तरफ से पीछे ले जाते हैं, आगे की तरफ से पीछे ले आते हैं. ठीक है, अगर हमें आगे की तरफ मूव करना है तो हम अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं. ठीक है, अब क्योंकि हमें एक्शन आगे करना है, एक्शन हमारा आगे हुआ है, तो बदले में रिएक्शन क्या होगा हमारा, सॉरी ये मैंने उल्टा बोल दिया कि देखो
क्या करते हैं, जब भी हम पानी में स्विमिंग करते हैं तो पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा, इतना तो आपने नोटिस किया होगा। तो जैसे ही आपने एक्शन किया, एक्शन एक्चुअल में आपका पीछे पानी को धकेलना है, मैंने उल्टा बोल दिया था कि एक्शन क्या है, पानी को पीछे की तरफ धकेलना, और बदले में रिएक्शन क्या होती है, जो बॉडी होती है, जो पानी होता है वो हमारी बॉडी को आगे की तरफ जाने देती है। ठीक है, याद रखिए, हमारी बॉडी पानी पर फोर्स लगा करके एक्शन करती है और बदले में जो पानी होता है वो हमें आगे की तरफ धकेलता है। तो ये होता है एक्शन एंड रिएक्शन, यानी हमारी बॉडी ने इस तरफ एक्शन किया तो पानी ने हमें इस तरफ मूव करने में हेल्प करी। तो यहाँ पर भी 2 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ी है, देखो, एक तो बॉडी है और एक पानी है। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है एक्शन एंड रिएक्शन। यहाँ पर भी थर्ड न्यूटन्स लॉ, यानी कि हम स्विमिंग किस लॉ की वजह से कर पाते हैं, थर्ड न्यूटन्स लॉ की वजह से कर पाते हैं, या थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम वॉकिंग भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से कर पाते हैं, या फिर हम किसी बोट से उतर रहे होते हैं तब भी वहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, या फिर रॉकेट लॉन्च होता है तब भी हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। कैसे कि देखो बेटा, जब हम चल रहे होते हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा, आप खुद भी अभी राइट नाउ आप करके देख सकते हो कि आप चलोगे ना, तो एक पैर आपका ग्राउंड से टच करेगा, तो दूसरा आपका पैर ना टिल्ट रहेगा, मतलब उठा होगा, ग्राउंड से टच नहीं होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ही हम पैर को उठाते हैं तो वो हमारा ग्राउंड से, मतलब फोर्स ऑन ग्राउंड, तो हम उठाते नहीं, एक्चुअल में हमें लगता है कि वो उठ रहा है हमारा पैर, लेकिन हम वो जब नीचे रखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारा आगे वाला पैर ऊपर उठ जाता है। फिर जैसे ही हमने पीछे वाले पैर को ऊपर किया, आगे वाला पैर नीचे हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा साइकिल चल रहा होता है। तो दोनों पैर की पोजीशन देखो, जब आप चलोगे, चलते टाइम आप दोनों पैर की पोजीशन देखना। ये जो हमारा पैर ऐसे टिल्ट है, ये इस तरफ यानी ग्राउंड की तरफ क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, जिसके कारण ग्राउंड जो होती है वो हमारे आगे वाले पैर को क्या करती है, ऐसे उठा देती है। समझ में आया? देखो डायरेक्शन देखो, हमने पीछे वाले पैर से क्या करा, फोर्स लगाया ग्राउंड पर, ग्राउंड ने बदले में रिएक्शन करा और रिएक्शन करके ऑपोजिट फोर्स लगाया हमारे आगे वाले पैर पर, और उसने हमारे आगे वाले पैर को ऊपर उठा दिया। फिर सेम कंडीशन वही अप्लाई होगी, पीछे वाला पैर फिर से, आगे वाला पैर फिर से हमारा पीछे हो जाएगा, वो ग्राउंड पर फोर्स लगाएगा, फिर हमारे पीछे वाला पैर आगे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वॉक कर पाते हैं ग्राउंड पर, यानी कि हम वॉकिंग में भी हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। ठीक है, अब हम रॉकेट, इन सब के क्वेश्चंस बेटा आते हैं गिव रीजन में, इसलिए मैं आपको एक एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा रॉकेट लॉन्चिंग है। रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम पर आपने देखा होगा, जब भी रॉकेट लॉन्च होता है तो यहाँ पर बहुत धुआं हो जाता है, बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, पूरे चारों तरफ धुआं होता है। क्यों होता है धुआं? ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि जो रॉकेट लॉन्च के टाइम पर ये इतना, इस रॉकेट को इतना तेज़ एक्सेलरेशन अटेन करना होता है, इतना तेज़ एक्सेलरेशन अटेन करना होता है ताकि वो ग्राउंड से ऊंचाई पर उठे। आपने देखा होगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट हमारी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा हमें उस पर एक्सेलरेशन अप्लाई करना होगा, तभी वो बॉडी जो है वो हमारी ग्राउंड से, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपोजिट जाएगी। क्योंकि ग्राउंड तो अपनी तरफ खींचती है चीज़ को, लेकिन हमें तो उसको दूसरी साइड भेजना है, अपोजिट साइड भेजना है, तो उसके लिए उतना ही हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही जो रॉकेट के अंदर फ्यूल जो प्रेजेंट होता है वो फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, फोर्स ऑन रॉकेट, और जो हमारे जो फोर्स के रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है, जब वो बर्न करता है, कंबशन करता है, तो कंबशन करने के कारण यहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है जो कि फोर्स पैदा करती है इस ग्राउंड पर बहुत तेज़ी से, क्योंकि बहुत तेज़ी से कंबशन होता है फ्यूल का, तो वो अपने अंदर से धुआं निकालती है, आपने देखा होगा। और वो जो गैसेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करती हैं किस पर, ग्राउंड पर। और ग्राउंड क्या करता है, उसको ऑपोजिट, रॉकेट को ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करता है ताकि वो रॉकेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाए। ठीक है, तो एक्शन एंड रिएक्शन समझ में आया, यानी गैसेस के जो कंबशन ने ग्राउंड पर एक्शन किया और ग्राउंड ने ऑपोजिट उसको, रॉकेट को क्या करा, ऊपर अपलिफ्ट करने में उसको हेल्प कराई। ठीक है, तो ये रॉकेट लॉन्चिंग होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है जब हम बोट से उतर रहे होते हैं। कभी आपने नोटिस किया हो कि जब हम बोट से उतरते हैं तो ये वाला जो बोट होती है ना वो पीछे जाती रहती है। ठीक है, पीछे जाती रहती है, तो आपको लॉजिकली कभी भी आप ना बोट से डेक पर आप आराम से दोनों पैर के साथ नहीं उतर सकते हो। कभी भी किसी ने आप गाइड किया होगा तो एक पैर बोला होगा कि एक पैर रखो और एक पैर बोट के अंदर और एक पैर बाहर रखो डेक पर। क्यों बोलते हैं ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही आप उतर रहे होते हो, बोट से उतर रहे होते हो किनारे पर, तो क्या होता है कि बोट पर ना फोर्स लगता है, आपकी बॉडी का फोर्स लगता है। ठीक है, आपकी बॉडी का क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो वो एक्शन होता है। अब जैसे ही आपकी बॉडी का फोर्स इस बोट पर लगा तो बोट तो पानी पर है, अब पानी क्या करती है, उसको ऑपोजिट फोर्स लगाती है। ऑपोजिट फोर्स लगाने के कारण जो बोट होती है वो हमारी क्या करती है, फोर्स लगाती है उस मैन पर, उस पर्सन पर, ताकि वो उस पर किनारे पर उतर जाए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जो हमारी बॉडी है, जैसे ही हम उतर रहे होते हैं तो बोट पर एक क्या लगता है, फोर्स अप्लाई होता है। तो बोट पर फोर्स अप्लाई होता है तो वो पानी पर लगता है। अब पानी क्या करती है, बदले में उसको ऑपोजिट रिएक्शन कराती है, ऑपोजिट फोर्स लगाती है उस पर्सन पर, ताकि जो पर्सन है उस पर एक फोर्स लगे और वो आगे एकदम से कूद जाए। ठीक है, आगे उस पर किनारे पर आ जाए। तो इस तरीके से एक्शन एंड रिएक्शन होता है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है जिस बच्चे को ये चैप्टर समझ में आ गया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक विंडो पेन है, एक ग्लास की विंडो पेन है। अगर हम इस विंडो पेन पर फायरिंग करते हैं तो जो बुलेट होती है
वो इसके अंदर से बिना इस कांच के शीशे को तोड़े वो चली जाती है अंदर, बिना इस कांच के शीशे को तोड़े। कैसे, हाउ, ठीक है। और वही एक कंडीशन अगर मैं इस विंडो पेन पर अगर मैं पत्थर अप्लाई करती हूँ तो ये कांच पूरा ब्रेक हो जाता है। कैसे? तो दोनों कंडीशन के आपको आंसर देने हैं। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, अगर आप आंसर दे दोगे तो मुझे लगेगा कि आपने ये चैप्टर समझ लिया है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। बाकी चैप्टर्स की वीडियो के लिए आप इस चैनल को रेगुलरली चेक करते रहिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी। और बाकी अपने नेबर में, अपने फैमिली मेम्बर्स में आप ये शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ताकि हर बच्चे को एक ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने एनिमेशन, बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं करी है, मैं बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ with the help of my handwritten notes. So I hope आपको ये अच्छे लगे होंगे नोट्स और एक्सप्लेनेशन. So that's all.